स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की बड़ी रणनीतिक बैठक, बड़ी जानकारी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के दौरे का दूसरा दिन है और विधायकों और सांसदों के संग बैठक चल रही है, यानी बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में शामिल हैं। 2027 चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही है, जिसमें तमाम अहम बातों पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। संगठन और चुनावी तैयारी पर मंथन लगातार जारी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें आपको। बीजेपी की ओर से बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को किस तरह से प्रभावित करना है, इस पर भी लगातार बातचीत जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तराखंड का दौरे का दूसरा दिन है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि तमाम बातों पर चर्चा होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, लगातार देखा जा रहा था कि बीजेपी बहुत जोर शोर से 2027 की तैयारी कर रही थी। नितिन नबीन का दूसरा दिन है, क्या कुछ और जानकारी? जिस तरीके से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और व्यक्तिगत बैठकें चलते ही जो है लगातार हो रही है। कल जब वो प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे, वहां पे उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली। कोर कमेटी की बैठक के बाद उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक ली और जो बैठक का पूरा फोकस रहा वो 2027 के विधानसभा चुनाव पर रहा। आज की बैठक के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो कल की बैठक रही है, कल की बैठक का अगर पूरा लबोलुहाब देखा जाए तो कल की बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस रहा है। जो कोर कमेटी की बैठक हुई, कोर कमेटी की बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो भी कोर कमेटी के सदस्य हैं, 17 सदस्य कोर कमेटी में है, वो सभी 17 सदस्य विधानसभाओं में जाएंगे और एक सदस्य दो विधानसभाओं को कवर करेगा। वहाँ पर प्रवास करेगा, वहाँ की जो तमाम रणनीति है उसको तैयार करेगा और इसी के साथ साथ कौन कैंडिडेट वहाँ पर मजबूत है, किस कैंडिडेट का ज्यादा वहाँ पर जन संवाद चलता है या कितना वर्चस्व किसका जनता के बीच में है, इसका भी फीडबैक वो वहाँ पर लेंगे। और उसके बाद क्या कुछ खामियां उस विधानसभा में है, पिछली बार क्या गलतियां रही थी, इस बार किस तरीके से वो बेहतर करना है, इस पर भी पूरी रणनीति तैयार करेगा और इसको लेकर आगे अपनी फीडबैक रिपोर्ट जो है वो संगठन को देगा। इसी तरीके से जो है पूरी 70 की 70 विधानसभाओं को वो कवर करेंगे और 4 से 5 महीने तक में तमाम कार्यक्रम चलेंगे। यानी कि बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने के लिए, और जो पिछली बार 23 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उन 23 सीटों पर खासा फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। उन 23 सीटों पर किस तरीके से चुनाव लड़ना है, जो कमियां रही हैं उन्हें किस तरीके से दूर करना है, इस पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का है। आज की बात की जाए, आज दूसरा दिन है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बैठक ले रहे हैं। फिलहाल जो है सुबह से 11 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है और फिलहाल जो पहली बैठक हो रही है वो विधायकों और सांसदों के साथ जो है पहली बैठक हो रही है और इस बैठक में भी 2027 की चुनावी रणनीति पर पूरा फोकस है। और अब बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, विधायकों और सांसदों को क्या निर्देश दिए जाते हैं, क्या मूल मंत्र भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और यहाँ पर संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई पदाधिकारी, कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठक में मौजूद है। तो उसमें भी क्या मूल मंत्र जो है वो दिया जाता है, किस तरीके से आगे 2027 के विधानसभा चुनाव में काम करना है, उस पर भी खासा फोकस रहेगा। इसके बाद 2 बजे जो ब्लॉक लेवल के ब्लॉक प्रमुखों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, इनके साथ जो बैठक होगी और जो पदाधिकारी हैं पार्टी के उनके साथ बैठक होगी। उसके बाद 3 बजे फिर जो है महापौर हैं या फिर नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, उनके साथ बैठक होगी। तो इस तरीके से पूरी रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। अब खासा तौर पर समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में पूरे तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है और पूरे चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आ गई है। अब ऐसे में आगे किस तरीके से और भी संगठन को मजबूत किया जाता है, आगे और क्या कुछ कार्यक्रम लगते हैं, विधायकों के क्या कार्यक्रम लगते हैं, विधायकों को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, सांसदों को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। बिल्कुल अरुण, यही देखना होगा कि क्या कुछ जिम्मेदारी तय की जाती है, क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरे चुनावी मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। विधायकों और सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक चल रही है।
और वहीं देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के आवास पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने दिवंगत नेता को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया, परिजनों से मुलाकात करके संवेदना व्यक्त की। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संगठन महामंत्री राष्ट्रीय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे घर पधारे और मेरे पूज्य पिताजी जनरल बीसी खंडूरी जी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करी। वो उनका प्यार और उनका सम्मान मेरे पिता के प्रति दिखाता है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 दिवसीय दौरे के दौरान कोर कमेटी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ रणनीतिक बैठक हुई, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत की। वहीं उन्होंने बताया कि जिन बूथों पर पार्टी कमजोर रही है वहां पर विशेष फोकस किया जाएगा। संपन्न हुई है कोर कमेटी। हमारे इस कोर कमेटी में सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी में मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहां उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। एक प्रकार से एक कार्यकर्ता के काम का विभाजन हुआ है। हमारे 17 के 17 जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनका दौरा हम लोग जून, जुलाई, अगस्त 3 माह में पूरी तरह बनाएंगे और ख़ास तौर पर जो विरोधी राजनीतिक दल के जो दल हैं उन दलों की गतिविधियों को कि काउंटर के लिए क्या क्या कार्यक्रम लिए जा सकते हैं, उन कार्यक्रम की रचना भी भविष्य के अंदर हमारी बनेगी। और चारधाम यात्रा में केदारनाथ और यमुनोत्री पैदल मार्गों पर घोड़ों और खच्चरों की लीद से श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। साथ ही बदबू, फिसलन और संक्रमण के खतरे को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी बढ़ रही है। वहीं इस पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बयान देते हुए कहा कि भविष्य में रोपवे बनने से राहत मिलेगी। लोगों की थोड़ी शिकायत घोड़ों की लीद से थी कि साहब वो पानी जो आता है, तो हमने लोगों से आग्रह किया कि अब यहाँ पर रोपवे बनने वाला है। रोपवे बनने से सारी समस्या हल हो जाएगी। यमुनोत्री में भी रोपवे बन रहा है, केदारनाथ में भी रोपवे बन रहा है। बाकी हमने सबसे कहा भाई ये तपस्या की भूमि है, अगर आप चाहोगे कि मैदानी इलाके की तरह संसाधन और सब यहाँ सुलभ रहे तो ये संभव नहीं है। ये तपस्या की भूमि है, थोड़ा यहाँ कठिनाई होती है और तब करना पड़ता है। इसके साथ साथ हम अब बताया है भी, सेक्रेटरी साहब ने बताया है कि घोड़े की लीद से और उसके अंदर जो है पिरूल मिला करके वो फायर बॉल्स बन रही है, उसका चूल्हा भी मंगवाया गया है, तो उससे काफी लाभ मिलेगा और इसका उपयोग हो जाएगा। जो हम काउंटर ये जो घोड़े की डंक को हम फेंकते हैं, तो ये सब बातें रखी गई हैं और इस पर विचार किया जा रहा है। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। हेमकुंड साहिब में अचानक मौसम बदल गया है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी शुरू हुई। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। बर्फबारी के बाद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन और एसडीआरएफ श्रद्धालुओं की सहायता कर रही है। ठंड में श्रद्धालु पवित्र झील में स्नान भी कर रहे हैं, तो उत्साह पूरी तरह से बरकरार है। और जो तस्वीरें सामने आई है वो आप देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हुई है और सफेद चादर से पूरा जो इलाका है वो ढका हुआ नजर आ रहा है बर्फ की। हेमकुंड साहिब में अचानक बर्फबारी हुई जिससे मौसम बदल गया। 15,200 फीट पर ये बारिश हुई है और चारों ओर बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं, लगातार देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से यात्रा चल रही थी उसी तरह से चल रही है। प्रशासन की ओर से तमाम जो लोगों की सहायता है वो लगातार की जा रही है। ठंड में श्रद्धालु पवित्र झील में स्नान करते हुए भी नजर आए हैं। हेमकुंड साहिब में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया और करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर भारी बर्फबारी शुरू हुई। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर जो है वो आपको तस्वीरों में भी नजर आ रही है और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं
और वो वहां पर उसी उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। तो देश विदेश से इन यात्राओं में श्रद्धालु पहुंचते हैं, लंबा इंतजार करते हैं, उसके बाद पहुंचते हैं और उस दौरान पूरा उत्साह नजर आ रहा है। तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। तो अचानक बर्फबारी से मौसम में बदलाव हुआ है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी शुरू हुई और चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, देखिए तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है कि बर्फबारी भी हुई है और लोगों में उत्साह लगातार बरकरार है, और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, मैं सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में इस बार मई के लास्ट मंथ में ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं इस बर्फबारी के साथ ही साथ यदि बात करें तो सबसे पहले जो श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं उनके चेहरे में खुशी का देखने को मिल रहा है। क्योंकि यदि 2 दिन पहले की ही बात की जाए तो 2 दिन पहले का मौसम काफी गर्म मौसम था। मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ की गर्मी जो है लोगों को तपतपा रही थी। उसके बाद अचानक हुई इस बर्फबारी से लोगों के चेहरे पर खुशी और उत्साह का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि यदि बात करें तो श्रद्धालु जो ऊपर चढ़ रहे हैं, चूंकि बद्रीनाथ के बाद से जो ऊपर चढ़ने की चढ़ाई है उसे दुर्गम चढ़ाई में से जाना जाता है। वहां पर काफी बर्फ गिर रही है। बर्फ गिरने के साथ साथ ठंड भी वहां की कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां का जो नियम है, और कहीं भी जो दर्शन करने लोग श्रद्धालु जाते हैं तो सबसे पहले वहां के कुंड में स्नान किया करते हैं। तो वहां पर कुंड में स्नान करने में, चूंकि कुंड जहां पर है उसके चारों ओर भी बर्फबारी हो चुकी है, बर्फ गिरी हुई है, तो काफी ठंड मौसम हो गया है, जिस कारण से लोगों को थोड़ी ठंड मिल रही है, लग रही है। लेकिन साथ ही साथ लोगों को गर्मी से भी निजात मिली है। और यदि बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी पहले ही कहा था कि 2 दिन बाद यानी कि आज 29 तारीख से ही 28 तारीख से बर्फबारी शुरू हो जाएगी और यह 2 दिनों तक यह बर्फबारी चलते रहेगी। तो यदि बात करें मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में भी कल देर रात जो है काफी बारिश देखने को मिली थी। वहीं अगर बात करें तो 15,200 फीट की ऊंचाई से पर जहां पर जो भी गांव बसे हुए हैं या हेमकुंड साहिब है वहां पर बर्फबारी देखने को मिली। ये अपने आप में कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने की एक बात। बिल्कुल राहत देने की बात है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग की ओर से किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? और क्योंकि ठंड बड़ी है तो जाहिर तौर पर लोगों को कुछ समस्याएं भी होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, यदि बात करें कि ठंड बढ़ने से अचानक मौसम में जिस प्रकार से करवट बदला है तो लोगों में थोड़ी परेशानियां देखने को मिल रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो पहाड़ी क्षेत्र खास करके काफी अत्यधिक ऊंचाई पर जो धाम है, जहां पर अभी 4 धाम जैसे अभी यात्रा भी चल रही है, उन 4 धाम यात्रा में यदि बात करें बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री की बात करें या आपके हेमकुंड साहिब की बात करें तो ये काफी ऊंचाई पर स्थित है। और खास करके हेमकुंड साहिब और केदारनाथ, श्री केदारनाथ धाम ये दुर्गम चढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर चढ़ते चढ़ते क्या हो जाता है कि सांसें फूलने लगती है, ऑक्सीजन की कमी वहां पर होती है। तो जिनको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां हैं और सांस लेने संबंधी कुछ परेशानियां, कुछ हार्ट संबंधित दिक्कतें हैं, उनको सबसे पहले यहाँ पर प्रिकॉशन रखना चाहिए। और साथ ही साथ बच्चे और बुजुर्ग जो इन श्रद्धालु जो के रूप में जो ऊपर चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, उनको भी चढ़ाई पर चढ़ते समय यदि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो इसके लिए वहां पर जो कैंप लगी हुई है, उन कैंप में तुरंत डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए और जो भी राहत सामग्री हो उसको अपनाना चाहिए। वहीं पर यदि बात की जाए तो देहरादून में भी जो कल के डेट में यहाँ पर काफी भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज मौसम ने कुछ करवट बदली है यहाँ की। हालांकि यहाँ की गर्मी अभी भी मैदानी क्षेत्रों में विद्यमान है, लेकिन बनिस्बत 2 दिनों पहले की गर्मी और आज की गर्मी में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। तो लोगों को भी काफी परेशानियां हो रही है। अचानक ठंड और गर्मी से भी लोगों में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो जाती है, हार्ट संबंधित परेशानियां हो जाती है, खास करके बुजुर्ग और गर्भवती बिल्कुल तमाम जो गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जो भी समस्याएं हैं उसका प्रशासन की ओर से पूरा ध्यान भी रखा जा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और पूर्व क्रिकेटर और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू गोपनीय तरीके से हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ, माया देवी और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान भी पूरे किए। बताया जा रहा है कि वो पिछले 2 दिनों से निजी प्रवास पर हरिद्वार में थे।
वहीं ऋषिकेश में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। भद्रकाली तिराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक डंपर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के डिवाइडर को तोड़ते हुए पलट गया। हादसे में ट्रक चालक फारूक और सड़क किनारे झोपड़ी में मौजूद कौशल्या की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भारी डिवाइडर झोपड़ी पर जा गिरे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव काम शुरू किया गया। हादसे में इलाके में कई लोग घायल हुए और फिलहाल इलाके में तमाम जो भीड़ है वो भी राहत बचाव कार्य में जुट गई। और रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक में तुंगनाथ मंदिर और चोपता तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक मार्ग पर बढ़ती हुई गंदगी और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जहां पर जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और धार्मिक पर्यटन स्थलों की साफ सफाई के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रुड़की के जबरेड़ा क्षेत्र के कोटवाल आलमपुर गांव में ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी के अवशेष हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट तक मामला पहुंच गया, जिसके बाद बीच बचाव करने के लिए पुलिसकर्मी हरेंद्र कुमार पर भी हमला किया गया। साथ ही बता दें कि घटना में एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए। फिलहाल इस मामले में पुलिस बल तैनात करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो इन्होंने मेरे देवर ने शिकायत करी, गाय वाय काटे थे, तो वो कट्टा भर के हमारे घर के आगे रख के चले गए। तो मेरे हस्बैंड मेरे देवर ने फ़ोन करा पुलिस को, तो वो लोग आए, तो उनके पीछे पीछे ही पुलिस वालों के पीछे पीछे ही वो लोग आ गए और मेरे हस्बैंड के साथ मार पिटाई करी खूब, और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे कपड़े उपड़े फाड़ने की कोशिश करी। और क्या नाम है, उनका नाम बली है और एहसान है और बालू और क्या नाम है, और भी लोग थे जिनको मैं नहीं जानती। तो उन्होंने बदतमीजी करी हमारे साथ और मेरे हस्बैंड को बहुत मारा और मेरे देवर को भी, और घर में घुस के मारा। और मेरे यहाँ पर निशान काफ़ी, मतलब उन्होंने मेरे साथ भी लड़ाई करी। और मेरी एक देवरानी है, वो प्रेग्नेंट है, उनको भी मारा। किस बात? वो हमने उनकी शिकायत करी थी ना फ़ोन के लिए कि वो गाय को काट रहे थे। शाम आया था अपने गाँव घर पे, तो ये लोग आज सुबह गौकशी कर रहे थे अपने घर में और मेरे भाई ने पुलिस को सूचना दी। एक बालू था, एहसान था, एक वली था और 1-2 लड़का था इनके साथ में इनका ना। फिर मेरे भाई को पता नहीं सर, ये करते रहते हैं, ये गाँव कसी करते रहते हैं ये लोग। अच्छा सर, मेरे भाई ने पुलिस को फ़ोन करा, पुलिस आई, सीता पे आए 2 पुलिस वाले, उनके साथ जैसे ही वो आए उन्होंने एकदम हमारे पर अटैक कर दिया। 10-20 लोगों ने, 20 लोग थे सर वो। देहरादून में रस्किन बॉन्ड महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर साहित्य, कविता, संगीत और कहानियों के जरिए मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड की विरासत का जश्न मनाया गया। कार्यक्रम में लेखक, कलाकार, कवि और साहित्य प्रेमी एक मंच पर साथ नजर आए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और किरण बेदी समेत कई हस्तियां इस दौरान शामिल हुई। रस्किन बॉन्ड स्वास्थ्य कारणों से कार्यक्रम में नहीं पहुंचे और उन्होंने घर से शुभकामनाएं भी भेजी। महोत्सव में कविता, संगीत, पैनल चर्चा और किताबों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। कविता, गीत, नृत्य और जाहिर है रस्किन बॉन्ड की कहानियां, उनके बारे में कहानियां और उनकी लिखी हुई कहानियां। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए रस्किन बॉन्ड साहित्य उत्सव के पहले संस्करण में ये सब कुछ नजर आया। इस अनोखे साहित्यिक उत्सव के जरिए रस्किन बॉन्ड के गोद लिए परिवार और अलग अलग पीढ़ियों के प्रशंसकों को एक साथ लाकर दिग्गज कहानीकार की विरासत का जश्न मनाया गया। मशहूर लग्जरी लाइफस्टाइल ब्रांड स्टोनेक्स ग्लोबल द्वारा प्रस्तुत पहला रस्किन बॉन्ड महोत्सव देहरादून के खूबसूरत लेखन गांव में आयोजित किया गया। एक दिन के इस कार्यक्रम में लेखक, कलाकार, कवि और साहित्य प्रेमी एक मंच पर नजर आए। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जैसी कई मशहूर हस्तियां भी शामिल थीं। हालांकि इस कार्यक्रम का असली आकर्षण बॉन्ड के गोद लिए हुए उस परिवार से उनके बारे में कुछ निजी कहानियां सुनना था, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये परिवार उन्हें प्यार से
लिविंग गॉड कहकर पुकारता है। रस्किन बॉन्ड सर्जरी के बाद से व्हीलचेयर पर हैं, इसलिए वे खुद साहित्यिक उत्सव में शामिल नहीं हो सके। हालांकि बाद में उन्होंने अपने घर पर कुछ खास लोगों को संबोधित किया और साहित्यिक उत्सव के आयोजन और विरासत का जश्न मनाने के लिए अपना बर्थडे केक भी काटा। वे 19 मई को 92 साल के हो गए। रस्किन बॉन्ड महोत्सव के लिए लोगों का उत्साह देखते हुए कार्यक्रम के आयोजकों ने अगले साल और भी बड़े और बेहतर संस्करण के आयोजन का वादा किया है। कवयित्री प्रिया मलिक देहरादून में ही पैदा हुई और यहीं रस्किन बॉन्ड की कहानियां पढ़ते पढ़ते बड़ी हुई। वे इस साहित्यिक उत्सव के पहले संस्करण का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित दिखीं। चाय का कप और शाम के 5 बजे का सन्नाटा, ये सब भी कहानी के किरदार हो सकते हैं। कविता और फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा रस्किन बॉन्ड महोत्सव में पैनल चर्चा और मशहूर लोक गायिका मीना राणा की संगीत प्रस्तुति भी हुई। इस मौके पर किताबों का एक खास बाजार भी लगाया गया, जिसमें बॉन्ड की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों समेत लगभग 500 किताबों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया। फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।